हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीट का जो पेपर 2 है उसके मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज हम ये जो क्वेश्चन करेंगे ये 2012 के रीट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो हमें पूछा गया है कि जो 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3 है, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 6 भी लिख सकते हैं। तो मतलब पहला ऑप्शन तो सही है। अगर मैं इसको स्क्वायर करके लिखूँ 9 की पावर 3 तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। और इसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ कि 3 का क्यूब और उसका स्क्वायर, तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 का स्क्वायर, सी भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 की पावर 3। ये हम नहीं लिख सकते इसको। अगला देखते हैं। अगला है 92 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें बोला गया है इसके बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, तो एक आइडेंटिटी भी है और ये इक्वेशन भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है ऑन डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन दिस बाय y प्लस 3x द कोशेंट एंड द रिमाइंडर आर। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास कोशेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, भागफल और शेषफल पूछा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लिख लेते हैं 27x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर y प्लस 9xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, और अपॉन में है हमारे पास y प्लस में 3x। तो इस पूरे को जो है मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका क्यूब करूँ y प्लस 3x का अगर मैं क्यूब करूँ तो हमारे पास यही वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 3x का क्यूब अपॉन में y प्लस 3x। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2, बचा y प्लस 3x का स्क्वायर और अपॉन में 1। ठीक है, तो ये बचा है। तो अगर मैं अब लिखूँ इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो अगर ओपन करके लिखूँ y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6xy, ये तो हमारा इसका भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं ये हमें कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है जो हमारे पास सी ऑप्शन है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और कुछ भी अपॉन में कुछ नहीं बच रहा है, तो रिमाइंडर भी हमारा कितना हो गया है, 0। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है देयर आर 54 स्टूडेंट इन अ क्लास, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4/5 टाइम द नंबर ऑफ बॉयज देन द नंबर ऑफ बॉयज इज। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी, यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें बोला गया है जो गर्ल्स का स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, वो बॉयज़ से कितना है, 4/5। तो अगर मैं बॉयज़ को, लड़कों को x मान लूँ तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 4/5x हो जाएंगी। ठीक है, और उनका योगफल हमें दे रखा है, तो x जमा में 4/5x बराबर हमें 54 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो अपॉन में तो हमारे पास 5 ही आएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर में 54, 9 से काटा 6 आ गया और 6 पंजे 30, तो x हमारा कितना आ गया, 30। और x हमने किसको माना था, बॉयज़ को, लड़कों को माना था, और हमें पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है। तो पहला हमें दे रखा है संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये सही है कि 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और बी ऑप्शन है संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। अगले हम बोला किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो एक कोई भी अगर मैं ऑड नंबर का स्क्वायर लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 5 का अगर स्क्वायर लिखूँ तो 25 होगा। तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 और
13 का योग, ये क्रमागत है। ऐसे अगर मैं 7 का स्क्वायर लिखूँ तो 49 होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 22 और 24 और 25, ये भी क्रमागत है। ऐसे ही अगर मैं किसी भी कोई भी अगर मैं विषम संख्या का योग लूँ तो 2 क्रमागत संख्या में लिख सकता हूँ, तो ये भी हमारा सही है। अगला है किसी सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा इस ऑप्शन का सही है। अगला देखते हैं 96 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये तो सही है। नेक्स्ट है डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये गलत है क्योंकि ये होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो और ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है कि यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d तो संख्या a c d जो है वितानुपात में होती है यदि, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जब b बराबर होगा c के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, इसमें बोला है कि 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्या होगा। तो हमारे पास टोटल 210 है। ठीक है, राम का 7वां हिस्सा है तो 7/10 हो गया, इसको काट दिया तो ये कितना है 7 और ये 14, और श्याम का निकाल लेते हैं 3/10, 3 और 6, तो 147 और 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला है 99। अब इसमें बोला निम्न में से कौन बराबर नहीं है, कौन बराबर नहीं है उस चक्रवृद्धि ब्याज के जो कि 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 100वां। कोई व्यक्ति x 100 रुपये की एक साड़ी को 10% लाभ पर y को बेच देता है। ठीक है, x जो है 100 रुपये की साड़ी जो है y को कितने बेचता है 10% लाभ पे। ठीक है, तो ये इसको पड़ी y को 110 रुपये की पड़ी, और y उसी साड़ी को 10% की हानि से z को बेच देता है, और ये z को बेच देता है 10% हानि पे, तो इसका 10% हो गया 11। तो 110 में से अगर मैं 11 घटा दूँ तो कितना हो गया इसको 99 रुपये। तो z उस साड़ी को कितने रुपए में ख़रीदता है 99 रुपये में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब 2 समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन सा इसमें सत्य है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें पहला है तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं, ये तो गलत है। एकांतर कोण बराबर नहीं होते, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर होते हैं, ये सही है। अगला 102 है। एक चतुर्भुज की रचना के लिए उसके कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने आवश्यक है, तो इसका आंसर है 5। अगला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल है, ट्रेपेजियम हमारा ये होता है। ठीक है, ये समांतर भुजाएं होती है, ए ले लिया, ये बी ले लिया, और इसकी ये ऊंचाई h होती है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल a जमा b और गुना h ऊंचाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देखते हैं। r त्रिज्या तथा r ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमश है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2πr r+h और आयतन होता है πr²h, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2πr r+h
इसने पूछा है पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा फिर आयतन होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले इसमें दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105वां। अब इसमें बोला है निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब कि एंगल 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 जो है वो पर्याप्त नहीं है। अगला देखते हैं द मार्क दिस इज नोन एज, तो ये चिन्ह किसको दर्शाता है, टैली मार्क को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 107वां। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, तो आयत चित्र किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये करता है हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगले में हमारे पास दिया गया है आंकड़े जो दे रखे हैं ये कि बारंबारता बांटन सारणी है, तो इसमें से बताना कौन सी इसकी सारणी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिया। अब 2 इसमें 3 बार है, 1 2 3 बार, ये सही है। 3 जो है 2 बार है, 4 इसमें है ही नहीं, 0 है, और इसमें 4 5 दे रखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। 5 एक बार है, 6 भी इसमें एक बार है, 7 एक बार है, 8 इसमें नहीं है, 0 है, और 9 एक बार है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है, तो यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें यही पूछा गया है कि आंकड़े दर्शा को क्या कहते हैं। ये जो दे रखा है हमें सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले में बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनग्रुप डाटा बाय द कॉलम ऑफ इक्वल वाइड अनइक्वल लेंथ विच आर इक्वली स्पेस्ड इज कॉल्ड। तो जैसे कि अगर इसमें बोला है जैसे कि ये डाटा है, इसको अगर मैं अनग्रुप डाटा जो है हम इसको इस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार डायग्राम, मतलब कि दंड चित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111वां है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112वां, प्रोफेसर शुल्टेजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113वां, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो का है। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। तो आगमन विधि जो है, इंडक्टिव मेथड जो है, वो ऑप्शन नंबर ए है, सूत्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बोला गया है गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, तो इसका आंसर है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तार्किक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, मतलब कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं, मतलब कि गणितीय सूत्रों का भी नहीं, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। अगला है, अगले में हमें बोला है खेल के दौरान राम 4 तालिकाओं में से चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है, ठीक है। उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, राम केवल खेल रहा है और गणित नहीं कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम खेल के साथ गणित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119वां है, रिमीडियल टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, बी पिछड़े बच्चों के लिए, सी सामान्य बच्चों के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है 120वां, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों,
ऑप्शन बी पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। ऑप्शन सी उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो। और ऑप्शन डी उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। ठीक है, तो ये थे मैथ सेक्शन के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।